ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो बात हो रही है सर, तो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, क्या इनको एक साथ, अब जैसे मीडिया में तो चर्चा है कि विलय करके एक साथ रहेंगे, या अलायंस पार्टनर के तौर पर साथ रहेंगे, क्योंकि अलायंस पार्टनर रहेंगे तो भी टूटने का खतरा तो है ही पॉलिटिकल पार्टीज का। वो खतरे से आप लोग कैसे निपटेंगे सर? रविंद्र जी, ये जो विलय की बात हो रही है वो कोरी कप है। उसका कोई अभी प्रस्ताव किसी पार्टी की ओर से नहीं हुआ, लेकिन वो तमाम पार्टी से जानती हैं कि उनके अस्तित्व पर भी खतरा आज मंडरा रहा है। उस बात को चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे ममता जी हों, वो देख रहे हैं, उस सच को सामना कर रहे हैं, और इसलिए आज वो इकट्ठे होके इकट्ठी ताकत को लेके चल रहे हैं। यहाँ विलय और उसकी बात नहीं है, बात यह है कि कौन लोग हैं जो संविधान पे आधारित भारत चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो सत्ता के लिए राजनीति करना चाहते हैं और बीजेपी की तरफ जाने को तैयार हैं। जो जो लोग संवैधानिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहे किसी प्लेटफॉर्म से लड़ें, वो साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के। तो इसमें इसमें मुद्दा फिलॉसफी है, मुद्दा विचारधारा है, मुद्दा व्यक्ति बचा ही नहीं है। क्योंकि अब हम जहां पहुंच गए हैं, अब आप देखिए बंगाल के अंदर कितने लोग हैं जो बहुत जोश से बंगाल के अंदर सेक्युलरिज्म की भाषण देते थे और आज बीजेपी की तरफ भाग रहे। ये सच्चाई भी तो देश देख रहा है ना। तो वो तमाम लोग हैं जो लिप सर्विस देते हैं विचारधारा को, और वो तमाम लोग हैं जो विचारधारा को जीते हैं। तो जो लोग इसको जीते हैं वो इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। नाम कोई हो, पार्टी कोई हो, मंच कोई हो, लड़ाई एक है, और वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है। और सबका स्वागत राहुल गांधी उस लड़ाई में ना केवल स्वागत कर रहे हैं, हाथ पकड़ के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। तो ये लंबी लड़ाई है, लेकिन ये बात तो तय है। देखिए रविंद्र जी, आप एक बात समझिए, दुनिया ने बहुत सारी जगह पे ऐसी सरकारें देखी हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र का फायदा उठाकर उस पद्धति से जब वो चुनकर आ जाते हैं तो वो लोकतंत्र को कुचलने में लगते हैं, वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाते हैं। ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं, और आपको पूरी दुनिया में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा कि जो डिक्टेटोरियल सरकारें हैं उसको लोकतांत्रिक ढंग से चुनौती देके हरा दिया गया हो। ये भारत है जिसमें लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं, और ये भारत है जिसमें कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी हैं जो उसको लीड कर रहे हैं। तो यहां पे जो चीज हो रही है वो दुनिया में कभी हुई नहीं। आज की तारीख में आप देखिए कि कोई अगर किसी विपक्षी पार्टी को पैसे देता है तो उसके बिजनेस पे आक्रमण किया जाता है एजेंसीज के थ्रू। अगर कोई नेता सपोर्ट करता है तो उस पर ईडी और सीबीआई की रेड्स होती हैं। अगर कोई बहुत ब्राइट ब्रिलियंट आपका साथी है जिसको पब्लिक पसंद करती है, ये प्रलोभन से या डराकर उसको तोड़ देते हैं। आज की तारीख के अंदर संस्थाएं बिल्कुल भी साथ नहीं है। अभी मीनाक्षी नटराजन जी का केस देखिए कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत फैसला ले लिया तो वो खुदा है, भगवान है, उसकी सुनवाई कहीं है ही नहीं। चुनाव आयोग उस फैसले की सुनवाई नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। यानी देश के अंदर ये एक ऐसी स्थिति आपने बना दी कि एक रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर कोई है ही नहीं, कोई चेक बैलेंस है ही नहीं। वो कानून के मुताबिक फैसला ले या कानून की धज्जियां उड़ाकर फैसला ले, उसका फैसला फाइनल है। ये तो भारत की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस व्यवस्था को आज हम झेल रहे हैं। और जब ये व्यवस्था होती है तो उस व्यवस्था के साथ लड़ाई लड़ना कठिन ही नहीं होता है, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष का बात होता है। इस देश में आज खुशकिस्मती है कि राहुल गांधी उस संघर्ष को लीड करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के संघर्ष को आप समझिए, पिछले 15 साल से उनके ऊपर जो आक्रमण किया गया, जो झूठा था, फेक था, उनको बदनाम करने के लिए पूरी इंडस्ट्री बना दी। हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ हो गए होंगे उनको बदनाम करने के लिए खर्च किए गए, लेकिन उस आदमी ने अपने विश्वास को, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। कोई और होते तो थक हार कर शायद बाहर जाते, बैठ जाते,
लेकिन राहुल गांधी आज भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, और वो जो लीड कर रहे हैं उसके साथ कांग्रेस पार्टी है और बाकी लोग सब जुटे हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये दुनिया के पैमाने पे हम पहली बार देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक स्पेस का जिसका कि गला घोंट दिया गया हो, उसके बावजूद उसी स्पेस में एक अधिनायकवादी जो सरकार है, उसके खिलाफ ना केवल लड़ाई हो रही है, बल्कि 24 के चुनाव में लगभग उनको परास्त कर दिया गया था। अगर 20 सीट और इधर होती या नीतीश कुमार जी जो है वो विश्वासघात करके उधर नहीं गए होते इंडिया अलायंस से, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार जा चुकी होती। बीजेपी को, आरएसएस को, नरेंद्र मोदी जी को उससे झटका लगा। उसके बाद उन्होंने जो बची-खुची स्पेस भी थी, चाहे वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हो एसआर के माध्यम से, चाहे चुनाव आयोग के थ्रू पूरा का पूरा कंट्रोल हो, चाहे वो पूरी एजेंसीज का इस्तेमाल हो, उन्होंने फाइनल एक हमला लोकतंत्र पे करना शुरू किया। उसमें महाराष्ट्र हम देख चुके, हरियाणा देख चुके, अभी हमने उसका बंगाल में देखा है क्या हश्र हो रहा है। और यही राहुल गांधी ने कहा कि आप देखिए कि ये जो चीज हो रही है, अब इसके खिलाफ हमको संघर्ष करना होगा, जनता को साथ लेना होगा। और एक बात और मैं कहूंगा कि लोकतंत्र केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिंदा रखती है रविंद्र जी। ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी या कोई समाजवादी पार्टी या कोई तृणमूल पार्टी ये चाहेंगी तो लोकतंत्र जिंदा होगा ना। पार्टी का एक रोल है, लोकतंत्र जिंदा होता है जनता के दम पे। देश का नागरिक अगर चाहता है कि ये लोकतंत्र मुझे चाहिए, तो वो लोकतंत्र तब जिंदा रहता है। और वो नागरिक देख रहा है, आज वो देख रहा है कि नीट के सवाल पे जो कुछ हुआ, सीबीएसई के सवाल पे जो कुछ हुआ, सरकार की जवाबदेही नहीं है, कोई एक्शन नहीं। मंत्री आज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत एफिशिएंट सिस्टम दिया है, आज ही बोला है, ठीक है ना। उज्ज्वला के सिलेंडर के रेट बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। डीजल पेट्रोल में जितना मुनाफा कमाया उसको दरकिनार रख के रेट बढ़ा रहे हैं, कोई इनको चिंता नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही है इनको चिंता जनता के गुस्से की? क्योंकि इनको पता है कि चुनाव हमने कंट्रोल कर लिया तो जनता जो है बोलती रहे, सत्ता में तो हम रहेंगे। लेकिन जनता अब ये देख रही है, आज जनता को जो समझ में आ रहा है, आने वाले दिनों में और समझ में आएगा कि मेरे वोट की ताकत क्या है। और ये केवल गरीब जनता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नीट के अंदर जो बच्चे हैं वो तमाम उस क्लास के हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था। आज जब अडानी को सब कुछ सौंपा जा रहा है, तो तमाम कॉर्पोरेट लोग हैं जिनका लेवल प्लेइंग फील्ड छीन लिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड केवल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का नहीं छीना गया है। आज कोई टेंडर हो, कोई चीज हो, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म है। अगर आप मोदी के दोस्त हैं तो टेंडर मिलेगा, नहीं तो आप अप्लाई करते रहिए। आज जितनी भी छोटे दुकानदार हैं, जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके ऊपर अमेरिका से अब ट्रेड डील साइन हो रही है इस हफ्ते, आप देख लीजिएगा। उनके तमाम जो पीठ है, जो रीढ़ की हड्डी है आर्थिक, उस पे ये लाठी बरसने जा रही है। और ये सब बेखौफ होकर बीजेपी क्यों कर रही है? क्योंकि उसके मालूम है कि उसने चुनाव को कब्जा लिया है। और ये जनता को अब समझ में आएगा धीरे धीरे कि ये चुनाव जो है ना, वो केवल किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं होता है। चुनाव उनकी अपनी जिंदगी में वो नीतियां इंश्योर करने के लिए होता है जो नीतियां उनकी बेहतरी करे। ये आजादी का हमारा उपलब्धि थी। वो उपलब्धि बीजेपी जब छीन लेगी तो ये देश बहुत बड़ा है, इसमें बिल्कुल भी निराशा की जरूरत नहीं है। इस देश का युवा वर्ग, इस देश की जनता वो लोकतंत्र में यकीन करती है। बीजेपी ने केवल उस लोकतंत्र के रास्ते का दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी ने जो मॉडल बनाया है उसका वो अब एक्सपोज हो रहा है। और वो जैसे जैसे एक्सपोज होगा आने वाले 1.5 साल के अंदर, आप देखिए देश के अंदर राजनीतिक पटल में कितने परिवर्तन आएंगे। ये बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं और ये बात सच है। क्योंकि ना तो आज इनके पास इकोनॉमी संभालने के लिए कोई रास्ता है, ना इनके पास बच्चों के लिए रोजगार देने का कोई रास्ता है, ना इनके पास नीट सीबीएसई जैसे इश्यूज का कोई रास्ता है, ना इनके पास खेती किसानी को संभालने का रास्ता है। इनके पास रास्ते खत्म हो गए। ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम विभाजन और
इलेक्शंस पे कब्जा करके आज ये सत्ता में बैठे हैं। ये दौर अब खत्म होने वाला है। जी। बहुत डिटेल में आपने बातें बताई सर। ये अधिकतर बातें जो है ये जनता समझ जाएगी, आपको ऐसा लगता है? जी, जनता की आप समझ पे पूरा विश्वास रखिए। आप जनता को भरमा सकते थे कुछ समय, और वो भरमा क्यों पाई है रविंद्र जी? क्योंकि पुरानी जो यूपीए की सरकारें थी या कांग्रेस की सरकारें थी, उसका मोमेंटम इस देश के अंदर था। लोकतंत्र उन सरकारों का दिया हुआ था, तो लोग उस लोकतंत्र का फायदा उठा के ये लोग आए। जो आर्थिक उपलब्धियां उस जमाने की थी, उसकी वजह से ये लोगों को फायदा मिलता रहा। आज आर्थिक समस्या क्यों आ रही है लोगों को? आज रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि 12 साल के बाद नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसका असर आ रहा है। बड़े जोर शोर से मेक इन इंडिया किया था इन्होंने, फेल हो गए। कि मेक इन इंडिया का पर्पस क्या था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 17% पे है, उसको 25% ऑफ जीडीपी लेके जाएंगे। आज वो 13% से नीचे है, इतना नीचे है जितना 1960 के दशक में थी। ये इनकी नीतियों का असर है। तो आज अगर रोजगार नहीं है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सारे उद्योगपतियों को, सारे युवाओं को मरवा दिया। आज अगर आप बिजली की कटौती शुरू हो रही है, आज यूपी में, उत्तराखंड में घंटों घंटों बिजली नहीं है। क्यों नहीं है बिजली? बिजली का संकट 2012-13 में सॉल्व हो गया था देश में, क्योंकि यूपीए सरकार ने बड़े बड़े बिजली के नए प्रोजेक्ट लगाए थे, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स लगाए थे। वो प्रोजेक्ट बनते गए और बिजली की समस्या सुधरती गई। पिछले 12 साल में एक भी बिजली घर इन्होंने शुरू नहीं किया। तो अब वो वाला जो दौर था उसका फल तो खत्म हो गए, और इनके दौर के फल आने शुरू हो गए। आज बिजली नहीं है। सोलर लगाया, बिल्कुल लगाया सोलर। सोलर से करीब 245 गीगावाट बिजली आ भी रही है, लेकिन उसकी स्टोरेज नहीं तैयार की। वो आधे गीगावाट है, यानी शाम के टाइम सोलर की बिजली होती नहीं है। ये प्लानिंग ही नहीं की इन लोगों ने। क्यों नहीं की? क्योंकि वो पूरा बिजनेस कुछ अपने मित्रों को देना था, वो हो नहीं पाया। ये जितनी भी चीजें हैं, आज खेती किसानी के सवाल पे आज किसान क्यों दुखी है? क्योंकि आपने पहले पूरी इनकी नीतियों ने पूरी खेती किसानी को कॉर्पोरेट के हाथ सौंपना चाहा। किसान आंदोलन चला, नहीं हो पाया। लेकिन अब क्या कर दिया? उस आंदोलन में एक बड़ी चीज थी कि भंडारण जो है ग्रेन्स का, अन्न का, वो अडानी लेना चाहते थे। वो किसानों ने होने नहीं दिया। तो इन्होंने एफसीआई के सारे गोडाउन 134 टेंडर हुए, 110 जो है अडानी को दे दिए, बैकडोर से दे दिया। इनकी नीतियों का असर आने वाला है। फर्टिलाइजर आज हम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप 50% पे कर दो। क्यों? क्योंकि जब इनकी सरकार ने पिछले अलग अलग समय पे और आखिरी बार 24 में बोला कि हम फर्टिलाइजर की, भारत की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि निर्भरता नहीं हो, वो किया नहीं। बातें की, बात नहीं करें। बातें की हैं, और जो किया, सड़कें बनाई। तो देश के ऊपर आज उन सड़कों का लोन है, टोल है, और सड़कें टूट रही हैं अभी से। पेमेंट 30 साल करेगा देश, और सड़क जो है वो 6 महीने में टूट रही है। और वो जो टूट रही सड़क है उसका भुगतान कौन करेगा? 30 साल तक आने वाली जनता करेगी। तो इनकी जो नीतियां हैं वो देश को मरवा रही। वो छात्र आज नीट का क्यों हुआ है? नीट का जो प्रॉब्लम हुई है वो क्यों हुई है? वो नरेंद्र मोदी की नीतियों का असर है। वो कोई किसी की गलती नहीं है। इस देश के अंदर रविंद्र जी शुरू से एग्जाम होते हैं। बड़े एग्जामों के लिए जब भारत आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सिस्टम बनाया, तो यूपीएससी बनाया, एसएससी बनाया। यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान के तहत बनी है। जब संविधान के तहत संस्था होती है, उसकी पावर होती है, उसको अपना स्टाफ रखा जाता है, वो सारी व्यवस्थाएं अपनी क्रिएट करता है, सरकार उसको बजट देती है, और उसका ऑडिट होता है। इनको ये नहीं चाहिए था सिस्टम, इनको ये सिस्टम नहीं चाहिए था। तो जब एनटीए बनाने की बात थी और उसमें ये हुआ कि यूपीएससी जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, या संवैधानिक होना चाहिए, या बाय कानून बनना चाहिए, इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने एक सोसाइटी बना दी, उसमें कुछ सरकारी अफसर रख दिए, और वो सोसाइटी के पास आज भी अपने कोई परमानेंट एम्प्लॉइज पूरे नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट काम है वो सोसाइटी ठेके पे बाहर से कराती है।
वो ठेके इनके लोगों को जाते हैं। जब आप इतने बड़े देश के अंदर सोसाइटी बना दोगे, और आपको मालूम है एनटीए का आज तक सीएजी ऑडिट नहीं कर सकती, ऑडिट के बाहर है वो। तो आपने जानबूझकर वो नीतियां बनाई जिसकी वजह से आज छात्र को दिक्कत है। तो ये नरेंद्र मोदी ने मरवाया है, ये किसी और ने नहीं किया है, उनकी नीतियों ने किया है। अगर एनटीए को यूपीएससी जैसी संस्था बनाते, अगर उसका ऑडिट होता, अगर वो ट्रांसपेरेंसी से चलता, अगर वो काम इन हाउस करता, अगर उसके बाद अपने एम्प्लॉइज होते, अपनी टेक्नोलॉजी पे मास्टरी होती, तो इतने बड़े देश के अंदर आज ये देश भुगत नहीं रहा होता है बच्चे। तो ये इनकी नीतियां हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट नीतियां हो, चाहे वो किसानी की नीतियां हो, चाहे वो ट्रेड नीतियां हो, चाहे वो बिजली की नीतियां हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीतियां हो, चाहे एग्जाम की नीतियां हो, इनकी नीतियों का असर अब आ रहा है और वो तो अब अभी देश को दिख रहा है। राइट, अभी